दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाने का महाअभियान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि राज्य को औद्योगिक प्रदेश बनाने का महाअभियान शुरू हो गया है। सरकार प्रदेश में निवेश का उत्तम वातावरण सृजित करने के लिए शुरू से ही प्रयासरत रही है। 3 सालों में बहुत कुछ बदला है, बदलाव की ये प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री योगी उच्च स्तरीय प्राधिकरण समिति प्रदेश स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा बेहतर कानून व्यवस्था सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए नई औद्योगिक नीति का नतीजा है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 12वें पायदान से नंबर 2 पर आ चुके हैं। और वे अगली खबर में आपको बता दें जिसमें प्रियंका गांधी ने कहा कि युवा आक्रोश के डर से योगी सरकार ने शुरू की भर्ती प्रक्रिया। जी आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि युवा आक्रोश के डर से प्रदेश में सरकारी नौकरी में भर्तियों पर विचार किया जा रहा है। श्रीमती वाड्रा ने ट्वीट किया कि युवा आक्रोश के बाद जागी यूपी सरकार आज बैठक कर भर्तियों पर विचार कर रही है। युवा जानना चाहते हैं कि सरकार गंभीर होकर प्रत्येक भर्ती के लिए सभी मसले सुलझाकर नियुक्ति की पक्की डेडलाइन का ब्यौरा रखेगी या नहीं। उन्होंने लिखा कि भर्तियों में देरी, उन्हें अटकाना भटकाना युवा के साथ अन्याय है, ये बंद करिए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले शुक्रवार को सभी विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा था। और हमें अगली खबर बता दें कि किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के 30 कार्यकर्ता गिरफ्तार। जी आपको बता दें कि लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के 30 कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। वहीं प्रदर्शनकारी शेष कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लेकर इको गार्डन के मैदान में भेजा गया। राज्यसभा में किसान बिल के पास होने के बाद कल आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई एवं लखनऊ इकाई ने संयुक्त रूप से बिल के विरोध का कार्यक्रम तय करते हुए हजरतगंज स्थित जीपीओ पार्क में एकत्रित होने का प्रयास किया। जीपीओ पार्क में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिसकर्मियों से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। हजरतगंज चौराहे पर आकर कार्यकर्ता ने प्रदर्शन करना चाहा, जब उनकी गिरफ्तारी हो गई। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से हजरतगंज क्षेत्र की ओर आने वाले मार्गों पर भीषण जाम लग गया, जिसको देखते हुए यातायात पुलिस के जवानों ने जाम हटवाने के लिए मोर्चा संभाला। उधर कार्यकर्ताओं को वज्र वाहन से भरकर इको गार्डन के मैदान भेजा गया, जहां उन्हें बंद रखा गया है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है, अब डायनामाइट से उड़ाई जाएंगी अतीक अहमद की अवैध संपत्ति। अब तक 11 इमारतों पर चल चुका है बुलडोजर। जी हां, बता दें कि भूमाफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों को कार्रवाई जारी है और पिछले करीब 15 दिनों में अतीक अहमद की 11 अवैध इमारतों पर बुलडोजर चल चुका है, जबकि 10 संपत्तियां सीज कर उन्हें जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से अब कुछ बिल्डिंग्स को डायनामाइट लगाकर रिपोर्ट के जरिए बारूद से उड़ाने की तैयारी है। इसके लिए खाका तैयार कर लिया गया है। एक्सपर्टी की टीम का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें इस काम में कोई जनहानि ना हो और आसपास की दूसरी इमारतों को भी नुकसान ना पहुंचे। एक्सपर्ट की निगरानी में ही डायनामाइट से अतीक की बेनामी संपत्तियों को जमींदोज किया जाएगा। पहली बड़ी खबर बता दें, किसानों, सहयोगियों और विरोधियों को शांत करने के लिए अनाजों की एमएसपी बढ़ा सकती है सरकार। जी हम बात करें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास चर्चित कृषि बिल पर सोमवार यानी आज होने जा रही केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में सरकार किसानों और सहयोगी दलों को शांत करने के लिए अनाजों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को बढ़ाने का फैसला ले सकती है। राज्यसभा पास कृषि बिल पास होने के बाद खासकर पंजाब और हरियाणा में किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ये कदम उठा सकती है। राज्यसभा में कृषि बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए बिल भेज दिया गया है।
और वहीं अगली खबर बता दें, राज्यसभा में सांसदों के व्यवहार से सभापति खफा। संजय सिंह, डेरेक ओब्रायन समेत 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड। जी आपको बता दें कि कल राज्यसभा में जो हुआ वो पहले संसद के उच्च सदन में पहले कभी देखने को नहीं मिला। जिस तरह विपक्ष के सांसदों ने कृषि विधेयक के विरोध में वेल में आकर हंगामा किया और रूल बुक फाड़ने का प्रयास किया, उस पर कड़ी कार्रवाई की गई है। राज्यसभा स्पीकर वेंकैया नायडू ने कल हंगामा करने वाले 8 सांसदों को 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन, आप के संजय सिंह सहित राजीव साटव को भी निलंबित किया गया है। जिन विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन और डोला सेन सहित आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस के राजीव साटव, सैयद नासिर हुसैन, रिपुन बोरा और सीपीआई-एम से के रागेश और एलमलारान करीम के नाम हैं। कल उपसभापति हरिवंश के सामने इन सांसदों के दुर्व्यवहार के चलते उन पर ये कड़ी कार्रवाई की गई है। और वहीं अगली खबर बता दें कि राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों को प्रदर्शन अभी भी जारी। गांधी मूर्ति के पास दे रहे हैं धरना। जी आपको बता दें कि राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों का संसद परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है। सांसदों का कहना है कि रात भर धरने पर बैठे रहेंगे। इस दौरान विपक्षी दलों के कई नेताओं ने धरना दे रहे सांसदों का मौके पर पहुंचकर समर्थन किया। सांसद अपने साथ तकिया और गर्मी से बचने के लिए पंखे लेकर आए हैं। धरने के संबंध में एक सांसद ने कहा, ये अनिश्चितकालीन धरना होने जा रहा है, हम झुकेंगे नहीं। निलंबित किए गए सदस्यों में तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, कांग्रेस के राजीव सातव, सैयद नसीर हुसैन और रिपुन बोरा, आपके संजय सिंह, माकपा के रागेश और इलामारम करीम शामिल है। सभी सांसद कल कृषि विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में विरोध कर रहे थे। और वहीं अगली खबर बता दें कि केंद्र सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा देश और कितने एक्ट ऑफ मोदी झेलेगा। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना से निपटने में पीएम मोदी के काम की सबको प्रशंसा करनी चाहिए। अब इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि देश कितने और एक्ट ऑफ मोदी झेलेगा। राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार का अंधा अहंकार देश की बदहाली के लिए कभी भगवान तो कभी जनता को दोषी ठहराता है, लेकिन खुद के कुशासन और गलत नीतियों को नहीं देखता। देश कितने और एक्ट ऑफ मोदी झेलेगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले कृषि बिलों को लेकर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला था। और वहीं अगली खबर बता दें कि सांसदों के निलंबन पर भड़की ममता बनर्जी, मोदी सरकार को बताया निरंकुश फांसीवादी। जी हम बात कर रहे हैं कि राज्यसभा में हंगामे को लेकर 8 सांसदों को सस्पेंड किए जाने के फैसले की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कार्रवाई सरकार की निरंकुश मानसिकता प्रदर्शित करती है। पश्चिम बंगाल की सीएम एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह संसद और सड़क दोनों जगह फांसीवादी सरकार का मुकाबला करेगी। ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि किसानों के हित के लिए लड़ने वाले 8 सांसदों को सस्पेंड किया जाना दुखद है और ये इस सरकार की निरंकुश मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं नियमों में यकीन नहीं रखती। हम झुकेंगे नहीं और इस फांसीवादी सरकार से संसद और सड़क दोनों जगह लड़ेंगे। पार्टी ने टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन समेत सांसदों के सस्पेंड को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा को संसद को अराजक जंगल नहीं बनने दिया जा सकता। और अब अगली खबर बता दें कि गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान ने योगी सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को पहुंचाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी हम बात करें कि गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। कफील खान को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत लगे आरोपों के बाद जेल से रिहा किया गया है और अब वो जयपुर में रह रहे हैं। कफील खान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को एक पत्र लिखकर भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा मानकों के व्यापक उल्लंघन और असहमति की आवाज को दबाने के लिए एनएसए और यूएपीए जैसे सख्त कानूनों के दुरुपयोग किए जाने की बात कही है। अपने पत्र में खान ने संयुक्त राष्ट्र के इस निकाय को शांतिपूर्ण तरीके से सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार से आग्रह करने के मसले पर धन्यवाद दिया और ये भी कहा कि सरकार ने उनकी अपील नहीं सुनी। खान ने लिखा, मानवाधिकार के रक्षकों के खिलाफ पुलिस शक्तियों का उपयोग करते हुए आतंक
आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे भारत का गरीब और हाशिए पर रहने वाला समुदाय प्रभावित होगा। बता दें कि 26 जून को संयुक्त राष्ट्र के निकाय ने कफिल खान और शर्जील इमाम समेत अन्य लोगों पर लगाए गए 11 मामलों को उल्लेख करते हुए भारत सरकार को लिखा था। मानवाधिकारों की उल्लंघन के गंभीर आरोप, जिनमें से कई गिरफ्तारी के दौरान यातना और दुर्व्यवहार करने के हैं। जेल में बिताए दिनों के बारे में खान ने लिखा कि मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और कई दिनों तक भोजन पानी से भी वंचित रखा गया और क्षमता से अधिक कैदियों वाली मथुरा में जेल में 7 महीने की कैद के दौरान मुझसे अमानवीय व्यवहार किया गया। सौभाग्य से हाईकोर्ट ने मुझ पर लगाए गए एनएसए और 3 एक्सटेंशन को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि देश में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि भारत में फिर हो सकती है पबजी की वापसी, रिलायंस के साथ जल्द डील की उम्मीद। जी हां, आपको बता दें कि भारत के लाखों गेमिंग के शौकीन लोगों को हाल ही में मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया था। उस दौरान सरकार ने सबसे लोकप्रिय मोबाइल गेम पबजी को बैन कर दिया था। तब से पबजी के यूजर्स काफी निराश हैं। अब उनके लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक जल्द ही पबजी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो के साथ डील कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत पे फिर से इस मोबाइल गेम की वापसी हो जाएगी। ब्लू होल स्टूडियो के एक ब्लॉग पोस्ट से पता चला है कि कंपनी भारत में बैन हटवाने के लिए रिलायंस के साथ बड़ी डील कर सकती है। भारत में डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर रिलायंस जियो से उसकी बात चल रही है, क्योंकि जियो मौजूदा वक्त में देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और अब अगली खबर में बता दें कि अनुराग कश्यप पर पायल घोष ने लगाया यौन शोषण का आरोप। तो सामने आई दोनों पूर्व पत्नियां, जाने क्या कहा। जी हां, आपको बता दें कि फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप इन दिनों मीडिया की सुर्खियों का केंद्र बने हुए हैं। अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग पर यौन शोषण करने का आरोप लगाकर खलबली मचा दी है। आरोप के साथ साथ वो सोमवार को एफआईआर भी दर्ज करवाने वाली हैं। इस मामले में अनुराग कश्यप ने भी अपना पक्ष रखा है। पहले उन्होंने ट्वीट करके पक्ष रखा और उसके बाद उनके वकील ने बयान जारी किया। अब अनुराग कश्यप पर लगे आरोपों को लेकर दोनों पूर्व पत्नियां उनके बचाव में आ गई हैं। और वे अगली खबर में बता दें कि कंगना रनौत पर भड़का एक्ट्रेस मीना कुमारी का परिवार, कहा बेवकूफ लड़की, माफी मांगो। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। वे बॉलीवुड के कई कलाकारों को लेकर विवादित बयान दे चुकी हैं। इसी दौरान उन्होंने मीना कुमारी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे उनका परिवार काफी गुस्से में है। परिवार ने मांग की है कि कंगना रनौत के अपने विवादित बयान के लिए तुरंत माफी मांगनी होगी। मीना कुमारी के सौतेले बेटे ताजदार अमरोही ने कंगना के बयान की निंदा की है। दरअसल कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मीना कुमारी 3 तलाक की पीड़िता हैं और उन्हें हलाला से गुजरना पड़ा था। अब एक समाचार वेबसाइट से बातचीत में ताजदार ने कंगना को लेकर कहा कि कंगना रनौत एक बेवकूफ लड़की है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार और मीना कुमारी के बीच अच्छे रिश्ते थे। कंगना जैसी लड़की उनके परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकती है। ताजदार ने कहा कि मीना कुमारी और उनके पिता कमल अमरोही शिया मुसलमान थे और शिया समुदाय में हलाला नहीं होता है। उन्होंने कहा कि बार बार अपने परिवार और मां के बारे में इस तरह की बातें सुनकर वह दुखी होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कंगना की मूर्खता से असहजता उत्पन्न हुई है और मणिकर्णिका की अभिनेत्री को ऐसा बयान देने से पहले सच जान लेना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि कंगना को उनके परिवार से तुरंत माफी मांगनी चाहिए ताकि लोगों के बीच इस तरह की गलतफहमी को दूर किया जा सके। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि लगभग 1.5 साल बाद मणिकर्णिका छोड़ने पर बोले सोनू सूद, कंगना ने फिल्म से काट दिए थे मेरे 80% सीन। जी हम बात करें कि बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। आपको बता दें कि पिछले साल रिलीज हुई कंगना की फिल्म मणिकर्णिका में पहले सोनू सूद दिखाई देने वाले थे और उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन सोनू सूद ने बीच में ही फिल्म को छोड़ दी। अब इस फिल्म को लेकर एक एक्टर सोनू सूद ने खुलकर बात की है। सोनू ने बताया कि कंगना ने फिल्म से उनके 80% सीन काट दिए थे। आपको बता दें कि कंगना की ही तरह उनकी फिल्म मणिकर्णिका भी काफी विवादों में रही थी। पहले तो इस फिल्म में डायरेक्टर क्रस ने खुद को अलग किया, जिसके बाद खुद कंगना ने मणिकर्णिका को डायरेक्ट करने का जिम्मा उठाया। उसके बाद सोनू सूद भी इस फिल्म को बीच में छोड़कर चले गए। अब सोनू ने इस फिल्म के बारे में अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं कंगना को हर्ट नहीं करना चाहता, वो
काफी वक्त से मेरी अच्छी दोस्त हैं, लेकिन मैं अगर इस फिल्म के बारे में बात करूं तो हमने मणिकर्णिका का काफी भाग शूट कर लिया था। मैंने डायरेक्टर से पूछा था कि क्या हमें फिर शूटिंग करनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि अब वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। ऐसा उन्हें मेल मिला है। जब इस बारे में कंगना से बात की तो उन्होंने कहा कि वो अब इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगी और इसमें मैं उसे सपोर्ट करूं। मैंने कहा मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, लेकिन हमें फिल्म के डायरेक्टर को वापस लाना होगा, क्योंकि इस फिल्म पर उन्होंने बहुत मेहनत की है। लेकिन कंगना ने मेरी बात नहीं मानी। इसके अलावा सोनू ने आगे बताया कि जब मैंने फिल्म के सीन्स देखे तो पता चला कि जिन सीन्स को मैंने नैरेट किया था वो फिल्म में ही नहीं मेरे 80% सीन्स कट चुके हैं। मैंने फिर कंगना से बात की तो उसने कहा कि वो इसे अलग तरह से शूट करना चाहती हैं। मैंने कहा कि मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूं, क्योंकि मैंने पहली वाली कहानी और डायरेक्टर के लिए हाँ कहा था। मैं इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहता। सोनू सूद ने आगे बताया कि उन्होंने इस फिल्म को अपने 4 महीने दिए थे। उस वक्त काफी दुख हुआ था। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही कि किसानों के समर्थन में सपना चौधरी की भावुक अपील, कहा अन्नदाता के लिए उठाएं आवाज। जी हम बात कर रहे हैं कि हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी के डांस वीडियो तो अक्सर सोशल मीडिया पर तहलका मचाते रहते हैं। अब उनका एक और वीडियो चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन डांस की वजह से नहीं, किसी और वजह से। दरअसल इस वीडियो में सपना ने किसानों के मुद्दे पर बात की है और मीडिया से किसानों से जुड़े मसले उठाने की अपील की है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाले गए इस वीडियो में सपना किसानों की बात करते हुए भावुक नजर आती हैं। वीडियो को शेयर करते हुए सपना ने लिखा कि आप सभी से विनती है, हमारे अन्नदाता के लिए भी आवाज उठाएं। आपको बता दें वीडियो में सपना कहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए लोग निकलकर बाहर आए। सभी ने एक साथ मिलकर उनके लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। लोगों के द्वारा बनाए गए दबाव का भी नतीजा है कि आज उनकी मौत या आत्महत्या की जांच सीबीआई कर रही है। साथ ही ड्रग्स और नेपोटिज्म व गलत चीजों की बात हो रही है, लेकिन इसी दौरान हमें किसानों के प्रति भी उतनी ही संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वह अगली खबर बता दें कि 6 महीने तक बंद रहने के बाद खुला ताजमहल। चीनी टूरिस्ट ने किया सबसे पहले दीदार। जी हम बात कर रहे हैं कि जिस चीन से सारी दुनिया में कोरोना फैला और लोगों के घरों में बंद होने को मजबूर होना पड़ा, उसी चीन के नागरिक ने सबसे पहले ताजमहल का दीदार किया। बता दें कि कोरोना के चलते ताजमहल बंद था। इसके बंद होने के पीछे वजह भी वही बीमारी है जो पूरी दुनिया में चीन से फैली, जिसकी वजह से पर्यटन स्थल बंद हो गए, लोगों का घरों से निकलना बंद हो गया। अब जब वापस धीरे धीरे सरकार एक एक कर सब बंद स्थानों को खोल रही है, तो ऐसे में चीन के लियांग शी शेंग ने सबसे पहले ताजमहल का दीदार किया। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी फैलने के डर से जब सरकार ने लॉकडाउन किया तो सब कुछ बंद कर दिया। ताजमहल को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। आगरा का किला भी पर्यटकों के लिए बंद हो गया। इन्हें लॉकडाउन के पहले ही 17 मार्च को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद अब पूरे 188 दिन बीत गए हैं और आज किला और ताजमहल दोनों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। और वही अगली खबर बता दें कि यूपी में फिल्म सिटी को लेकर एक्टिव हुई योगी सरकार। रजनीकांत समेत 25 हस्तियों को बुलाया। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा करने के बाद सरकार के अधिकारी एक्टिव मोड आ गए हैं। इसी क्रम में योगी सरकार की ओर से साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत समेत 25 बड़ी फिल्मी हस्तियों को पत्र लिखकर बुलाया गया है और फिल्म सिटी बनाने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। यूपी सरकार के अधिकारी अमनीश अवस्थी ने इस मसले पर सौंदर्य रजनीकांत को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि यूपी सरकार फिल्म सिटी बना रही है, ऐसे में आपके द्वारा अगर सुझाव मिलेंगे तो वो फायदेमंद साबित होंगे। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।